हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपना जे एडवांस पार्ट 3 सीरीज में। यहाँ हम लोग दो सवाल लेंगे। ये सवाल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम TIFR 2025 में आई हुई है। ये सवाल हमारे जेई मेंस और एडवांस लेवल से मैच करती है, इसलिए मैंने ये सवाल को चुना है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑलरेडी आपने ऐसे क्लास 12th के इरडोव या जे एडवांस PYQ या फिर सेंगेज में आपने ऐसा देखा होगा और काफ़ी ये नॉर्मल एक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा तरीके से है। A small metallic wire with mass m and electric resistance R. This is a small metallic wire. इसका mass m है और resistance R है. Is bent into a closed square shape S with side A. Okay, ठीक है। It passes through a region rho of length L greater than A. Okay, एक region का नाम rho रखा है जिसका length L है जो कि A से बड़ा है। With a magnetic field B z cap. Okay, तो magnetic field is pointing upward. Upward means अब क्या बोलूँ मैं, pointing outward better word होगा। ठीक है, z cap में है। The initial velocity जो है वो x direction में है, v0 है, of the square is large enough that it emerges out of rho from the right. Okay, what is the final velocity of this square loop after it completely emerges from रो? ओके, जब ये लूप जब इस रो से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा तो हमें पता करनी है इसकी रफ्तार क्या होगी। ओके, तो ये एक बहुत ही आसान सवाल। अगर इसको हम लोग क्लास 10 के फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ से सोचे तो जब ये लूप जब अंदर जा रहा होगा तो इसके अंदर जो एक्सपोज्ड एरिया होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रही है, जो एक्सपोज्ड एरिया होगा वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर एरिया बढ़ रहा होगा इस लूप के अंदर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज्ड एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स किधर इंक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी। वो किधर होगी, कैसे होगी, जैसे इस तरह होगी कि वो बाहर वाले फील्ड को अपोज करे। ठीक है, तो फील्ड आउटवर्ड है तो वो इनवर्ड फील्ड बनाएगा। इनवर्ड फील्ड कैसे बनता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से करेंगे तो ये बनेगी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट इसमें स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगी इसमें क्लॉकवाइज करंट जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लूप अंदर जा रही है इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। अब इसको अपोज करेगा, एक फोर्स जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो इस लूप के मोशन को अपोज करेगा। बिल्कुल। अब अपोजिंग फोर्स क्या होता है, ये हमने पढ़ा है नॉर्मल क्लास 12 में। वो कितना होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ILB। आई कितना होता है, EMF बाई रेजिस्टेंस। EMF कितना होता है, तो एक नॉर्मल सी बात है, BVL होती है EMF। किसी भी टाइम t पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी EMF क्या होगी, b वेलोसिटी, और जो भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लेंथ है मतलब a, तो BVA बाई r, ये I हो जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ILB, मतलब अगर इसका फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है ILB होते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो I में क्या लिखेंगे, सॉल्व कर देते हैं, BVL बाई आर, BVA बाई आर, ये हो जाएगी I इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। L यहाँ पे A है और ये फिर B है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो फोर्स का होता है वो होता है B स्क्वायर A स्क्वायर V अपॉन R। ठीक है, V एट एनी टाइम t हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, किसी भी टाइम t पे ये फोर्स होगा। ठीक है, ये फोर्स कौन अपोज कर रहा, किसको अपोज कर रहा, हमारे इस लूप को अपोज कर रहा है। तो ये अपना फोर्स, अपोजिंग फोर्स, इसको एक्ट करेगा किसके ऊपर, लूप के ऊपर। ओके, क्यों, क्योंकि ये लेंजेस लॉ फॉलो करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है जब ये लूप पूरी तरह एंट्री कर जाएगा, जब ये लूप पूरी तरह एंट्री कर जाएगा तो ये 100% एरिया इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी, एरिया एक्सपोज भी चेंज नहीं होगी, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी तो EMF जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लूप है एक बार अगर एंट्री कंप्लीटली कर लिया तो एक नया वेलोसिटी अटेन कर लेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो घट जाएगी ड्यू टू अपोजिंग फोर्स के कारण। मान लेते हैं कि उसी टाइम की वेलोसिटी v है, तो वो जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी एज लॉन्ग एज, अगर जब तक ये जो लूप है वो इस फील्ड के अंदर मूव करेगा, क्योंकि जब तक वो अंदर मूव कर रहा है फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगी, तो कोई भी एक्स्ट्रा करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लूप जब इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जो इसकी रफ्तार मान लो V0 से अगर V1 हुई थी, वो वापस वो V1 से घटते घटते कोई और एक वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटेगी, तो घटते फ्लक्स को भी वो अपोज करेगा। कौन, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां फिर से एक फोर्स एक्ट करेगा,
वो फोर्स के कारण जो वेलोसिटी होगी वापस चेंज करेगी। तो यहाँ पे v0 से v1 होगी, फिर v1 कांस्टेंट रहेगा भीतर स्पीड, और जब बाहर निकलेगा तो फिर एक नई रफ्तार से निकल सकती है। तो हमें वही पता करना है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ s आफ्टर इट completely emerges from रो। ओके, सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन द लूप इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस समय वेलोसिटी और मतलब फोर्स का क्या रिलेशन है वो देखते हैं, और जब ये पूरी तरह एंट्री कर जाएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ओके, सो ये अपना फोर्स हुआ। हमें पता करना है कि जब ये पूरी तरह एंट्री कर जाएगी तो उस समय किस वेलोसिटी से वो अंदर मूव करेगी, ये हम पता करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट हम लोग पता करेंगे यहाँ से कि अपोजिंग फोर्स क्या है। तो ये है अपनी अपोजिंग फोर्स जो उस लूप को फील होगा व्हेन इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो दिस इज एफ। तो यहाँ से एक नंबर स्टेप करते हैं जब वो एंट्री करेगी, जब वो एंट्री कर रही है। तो सबसे पहले एंट्री करेगी तो इसमें फोर्स का लिख लेते हैं, F इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन आर। अब लॉज ऑफ मोशन लिख देंगे तो F का जगह हम लिख सकते हैं एम ए, और अपोजिंग फोर्स है तो माइनस एम ए लिखना बेटर होगा। माइनस एम ए मतलब क्या लिख सकते हैं, डीवीडीटी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ वी है, तो बेटर होगा मैं ऐसे लिखूँ। और हमसे पूछा भी है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो बेटर होगा डीवीडीटी ना लिख के। हम लोग मालूम है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है डीवीडीटी, और एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी इंटू डीवीडीएक्स। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ए को यहाँ पे माइनस एम वी इंटू डीवीडीएक्स इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन आर। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं तो बेटर होगा। तो यहाँ से अगर मैं एम डी वी एक तरफ कर लूँ और माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर में अपना डी एक्स हो जाएगा। सही है ना, वी भी कट गया ना, एक इधर देखो, ये भी कट गया। ठीक है, ये हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो ध्यान से लिमिट्स, जब वो एंट्री कर रहा था x, जब वो इस रीजन में ये एंट्री कर रहा था तब इसकी रफ्तार थी v0। मतलब मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, अभी तो a लेंथ है लेकिन अभी तो एंट्री नहीं किया ना, तब x इक्वल टू 0 है। तो जब x इक्वल टू 0 था तब की स्पीड v0 थी, लिमिट ऐसा पुट करते हैं। और जब वो पूरी तरह एंट्री कर जाएगा, मतलब जब x इक्वल टू a हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा जो लूप है इसका ये पूरा पोर्शन में एंट्री कर जाएगा तो x a अमाउंट अंदर घुस जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा उसकी रफ्तार v हो जाएगी और a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, सॉल्व करेंगे a आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा m v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन आर। यहाँ से हमें क्या पता करना है, v पता करना है कि जब ये लूप रीजन में घुस जाएगी तो किस रफ्तार से वो अंदर ट्रेवल करेगी। ये जो v कौन सी v है मालूम है, जब वो इसके अंदर एंट्री करके जिस रफ्तार से जाएगी वो v मैंने निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन आर एम, ये हो गई अपनी वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई अपनी वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से वो अंदर ट्रेवल करेगी, लेकिन वो अंदर इसी रफ्तार से ट्रैवल करेगी क्योंकि अंदर एक बार वो एंट्री कर ली वी स्पीड से, इसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया क्योंकि एरिया फिक्स हो गई अंदर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यही भी चलेगी कब तक, जब तक ये लूप यहाँ तक आएगा, मतलब ये लूप जब एग्जिट कर रहा होगा तो उसकी इनिशियल रफ्तार यही होगी v, लेकिन जब ये पूरी तरह एग्जिट करेगा तब इसकी रफ्तार हो सकती है v प्राइम हो जाए। हमें यही v प्राइम खोजनी है, तो फिर से सेम प्रोसेस ही करना है इस बार हम लोग वाइल लिविंग, जब ये लीव कर रहा होगा तो फिर से वही फोर्स पता करेंगे, फिर से वहां फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो फिर से कर देते हैं, आ जाओ। सेम ही होने वाला है, मेरे को मालूम है सेम ही प्रोसेस होगा, है ना। क्या होगी फोर्स भैया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, यही अपोजिंग फोर्स होती है।
इसी को मान लिखते हैं, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, सेम करना है बस। बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, इसको लिखते हैं एम वी डी वी डी एक्स, सेम प्रोसेस, सेम चीज वापस। वी मर गया, सेम आंसर आने वाला है, बस लिमिट्स थोड़ी अलग हो जाएगी। तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर डी एक्स को कर देंगे 0 टू ए, क्योंकि जब वो एग्जिट यहाँ मान लेते हैं वापस एक्स 0 था, तब उसकी रफ्तार v थी, और जब वो पूरी तरह निकलेगा तो उसकी रफ्तार v प्राइम हो जाएगी। तो इधर हो गया dv का इंटीग्रेशन, लिमिट वही होगा जब 0 थी, मतलब इस जगह पर जब लीव कर रही थी तो x की वैल्यू 0 थी, तब रफ्तार v थी, और जब वो एग्जिट करेगी तो उसकी मान लेते हैं v प्राइम है। तो सेम अगर मैं सॉल्व करूं तो फिर से हमारा v प्राइम जो आने वाला है वो वैसा ही कुछ आएगा जो पिछले बार आया था, है ना। v प्राइम इक्वल टू पिछली बार आया था ना, वही होगा, बस यहाँ पे v नॉट की जगह पे v होगा। तो v माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एम आर, देख लो बिल्कुल सेम है। देखो पुरानी भी जो एंट्री की v आई थी वो इनिशियल v माइनस ये टर्म आया था, इस बार आ रही है वही, जो एग्जिट v है वो जो v अंदर था वो माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब बाई सेम आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस पुराने v की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि v नॉट माइनस बी स्क्वायर ए क्यू बाई एम आर, और फिर यहाँ एक माइनस है बी स्क्वायर ए क्यू बाई एम आर, ये भी मैंने कहाँ से ली, पुरानी भी जो यहाँ निकाली थी उसको पुट कर दी। ठीक है, जैसे मैंने पुट की ये हो गया वी नॉट माइनस टू बी स्क्वायर ए क्यूब बाई एम आर, ये हो गई हमारी आंसर। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकती है, अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो ये ऑप्शन हो सकती है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो ये हो सकती है। कैसे, बिल्कुल, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इसी को सॉल्व कर लूँ, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो इस 2 को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वी नॉट 1 माइनस टू ए क्यू बी स्क्वायर बाई एम आर वी नॉट, मतलब यही आंसर करेक्ट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वी नॉट माइनस दिस टू दी पावर, यहाँ पे वी नॉट था ना शायद, वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू बी स्क्वायर ए क्यू बाई एम आर वी नॉट, ऐसे बनेगा ना जी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी नॉट 1 माइनस टू, सॉरी 2 मत लिखो, बी स्क्वायर ए क्यूब बाई एम आर वी नॉट टू दी स्क्वायर, एक ही बात है। इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मालूम है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं जो ये द लेंथ एल इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, ठीक है, और स्मॉल मेटेलिक वायर, इसका मतलब हम एजम्पशन ले सकते हैं, तो ये आंसर ही करेक्ट है। अच्छा, चलो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर है, ये भी एक क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, ये भी हमारा क्लास 12th लेवल का बुक। क्या बोला है, अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड विद एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग इतना इतना बाय हिंज अदर क्यू, द रेस्ट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 0। ओके, द मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ओके, यहाँ से एक रॉड लगा दिया इन लोगों ने, रॉड कुछ मास बोला है, मासलेस रॉड, इजी हो गया फिर। ठीक है, दिस रिजल्ट इज इन टिल्टिंग द रॉड बाय एंगल थीटा, व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, मतलब इन दिस कंडीशन रॉड जो है वो रेस्ट में है, मतलब रॉड पे एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो करना है, टॉर्क बैलेंस करना है, बस स्प्रिंग का टॉर्क और एम का टॉर्क निकाल के बैलेंस कर देंगे, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिंपल बात है, तो ये बहुत आसान सवाल हो गया, इसको कर देते हैं, आजा 2 सेकंड लगेगा। अरे इसको वापस डायग्राम बनाना बहुत, अच्छा क्या हुआ भाई, आ जाओ। ये कैसा है,
यहीं पे करता हूँ। यहाँ से एक रॉड लटकी हुई है, यहाँ से एक स्प्रिंग इसको लटका हुआ है। ये 90 नहीं भी हो सकता है, ये 90 है भी नहीं, मेरा तो लग रहा है 90 है, ये 90 नहीं है, ठीक है। ऐसा करके एक रॉड है, यहाँ पे एक मास लटकी हुई है, ये एंगल थीटा है। मान लेता हूँ कि ये जो स्प्रिंग है वो एक्स एक्सटेंड की है ड्यू टू वेट, सही है। ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये भी एल है। अब क्या करना है, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क ड्यू टू एम जी निकालते हैं। एम जी का टॉर्क तो बहुत सिंपल है, ये चीज L/2 है और ये एम जी है, तो एम जी से परपेंडिकुलर तो L/2 cos थीटा होगा, है ना। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये अगर L/2 है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, L/2 cos थीटा। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क बनेगा वो क्या बनेगा, एम जी इंटू L/2 cos थीटा। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू एम जी। अब नेक्स्ट क्या है, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग हल्का सा एक्सटेंड हुआ है, तो हमें स्प्रिंग का एक्सटेंशन मान लेते हैं एक्स है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं है तो एक्स इंटू एल नहीं लिख सकते दोस्त, एक्स इंटू एल नहीं लिख सकते बिकॉज दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। तो जो ये जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, ये फोर्स होगा के इंटू जो भी होगा, लेकिन ये 90 डिग्री तो है नहीं, तो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि एंगल कितना है, हमें ये एंगल नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अगर ये ऊपर वाला एल है और ये एल है, तो अगर यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये वाला पोर्शन x/2 रहेगा, और ये पोर्शन θ/2 होगा, ये पोर्शन भी θ/2 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड एल एल है तो ये बाइसेक्टर तो होना ही पड़ेगा एंगल को। अच्छा, तो यहाँ से जो अपना ये फोर्स है ये हम निकाल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। सो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग अगर निकालूंगा तो वो आएगा के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो होगा, अगर ये देखो ये अपना एल है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला पोर्शन डायग्राम बहुत ही गंदा हो रहा है, पेन मेरा खराब हो गया शायद। तो ये जो भी है θ/2, सो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो एल का कोसाइन कंपोनेंट बनेगा, तो वो एल cos θ/2 बनेगा, है ना। सही है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि हमें ये जो आंसर है वो एल के फॉर्म में और ये एक्स के फॉर्म में, तो एक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये एंगल θ/2 है, ये x/2 है, क्योंकि ये टोटल x है उसका हाफ ही होगा, बाइसेक्ट किया है, और ये l है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में साइन लगा सकते हैं, तो साइन θ/2 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस x/2l। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो 2l साइन θ/2 होगा, यहाँ पुट कर देते हैं कि 2l, जस्ट स्मॉल l लिखता हूँ, 2l साइन θ/2
इंटू एल मतलब एल स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2, मतलब के एल स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू थीटा बाई 2 मैंने साइन थीटा। ये हो गई अपनी टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। तो ये हो गई टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। बहुत सिंपल था, एमजी का तो बहुत आसान था। स्प्रिंग का जो फोर्स था वो रॉड के साथ 90 डिग्री पे नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से बाइसेक्ट करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो एक्स बाई 2 होगा और ये एंगल उसका थीटा बाई 2 होगा। इस राइट एंगल को यूज करके मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाला और एक्स भी निकाला इन टर्म्स ऑफ एल, फिर इसको यहाँ पुट कर दिया। फिर दोनों को हमें मालूम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, तो एम जी एल बाई 2 कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू के एल स्क्वायर साइन थीटा। एल और एल कट गए, सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा आ जाएगा साइन बाई कॉस एम जी बाई 2 KL। ये हो गई अपनी आंसर। देखते हैं है क्या, एम जी बाई 2, ऑप्शन ए tan इनवर्स एम जी बाई। ईजी था ये, तो इसमें कुछ नहीं था, सीधा नेक्स्ट करते हैं। आजा कोई और सवाल देखते हैं। और हमारे औकात में है कोई सवाल? 12 किस कॉन्सेप्ट से बने? मुश्किल लग रहा नहीं है। एक सवाल था जो आपको ट्राई कर सकते हो, जो ग्रेविटेशन का था लेकिन इजी था, मैं खोज के दिखाता हूँ। दो सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, आप वो कर सकते हो। एक तो ये मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। ये सवाल आप खुद से कर सकते हो, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। इसका ऑप्शन ए है, चेक करना आपका आ रहा है क्या। काफी अच्छा सवाल है, इसको ट्राई कर सकते हो। ये देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ट्राई करना, आसान है, ये तो आ ही सकता है। ये एक भी एक आसान सवालों में आता है, ये ग्रेविटेशन का है। इसमें क्या है कि सन है और ये अर्थ है, अर्थ से एक रॉकेट लॉन्च किया गया। यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब रॉकेट ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड नेग्लिजिबल है, मतलब अर्थ भी सन के ग्रेविटेशन पुल के कारण घूम रही है, तो जो रॉकेट है वो भी सन के ग्रेविटेशन पुल के कारण ही घूम रहा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पे इन नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर जी एम बाई आर। तो दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, अर्थ की भी वही होगी, रॉकेट की भी वही होगी, बिकॉज बोथ आर मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, सन। सो ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला में v इक्वल रूट ओवर जी एम बाई आर, तो m जो होता है वो सोर्स का होता है, तो सोर्स तो सन है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए m सेम होगा, g सेम होगा, मतलब 1/r से वेरी करेगा, मतलब दोनों में ही 1/r से वेरी करेगा, दोनों का फॉर्मूला ऑर्बिटल स्पीड का सेम होगा। इसका मतलब दोनों ही सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेंगे, जैसा अर्थ वैसा रॉकेट करेगा, वही पूछा कि यहाँ बोल रहा है कि a इज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन that to the earth। फिर से पढ़ रहा हूँ, a figure below shows a rocket launched from the earth which is now at point A where the earth's gravitational field is negligible, the rocket thrusters have stopped, in the race from the sun the velocity of the rocket at A is same in magnitude but opposite in direction that of the earth। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर अर्थ का डायरेक्शन ये है, उसका ऑर्बिटल, तो रॉकेट की ये है। अब दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल सन के कारण घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ की कोई भी ग्रेविटी नहीं काम कर रही है रॉकेट पे, तो दोनों इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेंगे, इसी इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अर्थ। ठीक, और क्या होगा कि ये रॉकेट ऐसे जाएगा और अर्थ ऐसे जाएगी, दोनों का ऑर्बिटल स्पीड सेम है, तो ये रॉकेट यहाँ आएगा, अर्थ यहाँ आएगा और एक समय दोनों कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो द रॉकेट विल मूव एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम है, दोनों का फॉर्मूला में सब कुछ सेम है, क्योंकि अर्थ की कोई भी इफेक्ट नहीं है रॉकेट पे।
इवेंचुअली कोलाइड विद द अर्थ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन एम इज करेक्ट है। द रॉकेट विल इवेंचुअली एस्केप ऑफ द अर्थ सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, गलत है, तो ऑर्बिट कर रही है। द रॉकेट विल इवेंचुअली रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड फॉलो द अर्थ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ का कोई भी इफेक्ट नहीं है और सन उसको रिवर्स क्यों कराएगा। द रॉकेट विल टर्न टुवर्ड द सन एंड इवेंचुअली कोलाइड विद इट, बिल्कुल नहीं, जब तक इसके पास ऑर्बिटल स्पीड है ये ऑर्बिट ही करते रहेगा, तो ऑप्शन बी सी डी तीनों गलत हैं, ए सही है, ये आसान था। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट बार आएंगे।